Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 24 अगस्त 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में द हिंदू न्यूज़पेपर को तो हम कंप्लीटली एनालाइज करते हैं, उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, जितने भी दूसरे रेलिवेंट सोर्सेज हैं उनके भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को यहाँ पे हम डिटेल से कवर करते हैं। कल का वीडियो आपने देखा, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आया और लोगों की डिमांड है सर ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू रखना, तो बिल्कुल ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे जिसमें आपकी शॉर्ट न्यूज़, लॉन्ग न्यूज़, एडिटोरियल, ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल, फिर लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, हर एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर होने वाली है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जैसा हमारा कल का लेक्चर था। तो कहने का मतलब है, आप अगर करंट अफेयर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे डिटेल्ड में ये करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया है। तो एक जो फोमो होता है ना, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई एक डर रहता है कि ये चीज़ हमारी छूट ना जाए या छूट तो नहीं गई, तो वो डर आपका इस वीडियो से समाप्त हो जाता है। फिर एट द लास्ट अगर आप कोई भी मंथली मैगजीन वगैरह कवर करते हैं, ईयरली मैगजीन कवर करते हैं, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम चीज़ें इन वीडियो से मिल जाएंगी। तो लास्ट में आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि होता यह है कि हम शुरुआत में सब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, केवल एक सोर्स फॉलो कर रहे होते हैं। अब एक सोर्स फॉलो करते करते जब मंथली मैगजीन सामने आती है तो उसमें से 75% कंटेंट ऐसा हो जाता है जो हमने पढ़ा ही नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या है, दोबारा करंट अफेयर प्रिपेयर करना पड़ रहा है, जबकि हमने रोज़ 2-2 घंटे दिए थे तब भी। तो दोस्तों वो चीज़ें यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाती हैं, आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन वीडियो से। आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। चलिए फिलहाल के लिए हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बोत्सवाना को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में तीस्ता नदी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही है, क्वेश्चन बन सकता है, नदियों को लेकर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ाया भी है इसके बारे में, और अगर इसका आंसर नहीं पता होगा ना तो भी परेशान ना होइएगा, क्योंकि आज हमारे लेक्चर में तीस्ता नदी के बारे में एक टॉपिक भी है, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन यह है कि यहाँ पे आपको तीस्ता नदी के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो तीस्ता नदी है यह ब्रह्मपुत्र ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से निकलती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो तीस्ता नदी है दोस्तों ये असम और मेघालय से बहती है, उसके बाद में जाकर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट होने वाली है, चाहे हमारा वनडे एग्जामिनेशन हो, चाहे हम लोग यूपीएससी की बात क्यों ना कर रहे हो। किस तरीके से सवाल बनेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए न्यूज़ यहाँ पर यह है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड, सबसे बड़ा जो हीरा है दोस्तों, वो भी फाउंड कर लिया गया है। अभी तक हमारे पास में एक ही हीरा था जिसका साइज़ बहुत बड़ा था, अभी उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ये डायमंड है वो पाया गया है, कहाँ पर फाउंड किया गया है, बोत्सवाना के अंदर में। और इसका जो टोटल वेट है वो है 2492 कैरेट के आसपास का। तो एक जॉइंट साइज का डायमंड है ये। बोत्सवाना बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं वनडे एग्जामिनेशन की, जो नॉर्मली एक दिन में खत्म हो जाते हैं, है ना, बैंकिंग और ये सभी एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि रिसेंटली वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डायमंड फाउंड किया गया है, कहाँ पे पाया गया है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए। यूपीएससी की बात करेंगे तो इतना सरल तरीके से क्वेश्चन बनता नहीं है, कई बार यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछ ली जाती है। और आपको पता होगा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है
ये हमेशा से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट रहा है। पिछले कुछ सालों में लगातार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एक या दो क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं, चाहे आप प्रीवियस पेपर को एनालाइज भी कर सकते हैं। और स्पेशली सबसे ज़्यादा लोकेशंस पूछी जाती हैं, तो बोत्सवाना का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि लोकेशन है क्या एग्जैक्टली। तो फिलहाल एक और न्यूज़ आर्टिकल आप अपने यहाँ पे सामने देख सकते हैं। तो चर्चाएं बहुत हुई हैं, लगभग 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिसेंटली दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड फाउंड किया गया है, ये बोत्सवाना के अंदर में एक खदान है, एक माइन है। क्योंकि आपको पता है जैसे यहाँ पे कोयले की खदान होती है, सोने की खदान होती है, वैसे यहाँ पर हीरो की खदान होती है। तो वहीं पे खनन करके उन रॉक से, उन चट्टानों से हीरो को निकाला जाता है। तो यहाँ पे बोत्सवाना में एक खदान है जिसका नाम है कारोवे डायमंड माइन। इसी माइन से इस हीरो को निकाला गया। निकालने वाली कंपनी है, कनाडा की कंपनी है जिसका नाम है ल्यूकरा डायमंड। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे कि ये तो दूसरा सबसे बड़ा डायमंड है, पहला सबसे बड़ा डायमंड कौन सा है हमारे पूरे दुनिया का? तो दोस्तों वो जो सबसे पहला डायमंड है वो है क्यूलिनन डायमंड, ये नाम ध्यान रखिएगा। और उसका जो टोटल वेट है वो है 3106 कैरेट के आसपास का। और ये वाला डायमंड बोत्सवाना के पड़ोसी देश साउथ अफ्रीका में पाया गया था। ठीक है, ये बोत्सवाना है, इसके साउथ में जस्ट साउथ अफ्रीका है। ये हमारा पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ऊपर और भी बड़ा हिस्सा है इसका। बट यहाँ पे बोत्सवाना के आसपास के कंट्रीज़ को अगर आप देख पाएंगे तो इसको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बोत्सवाना के वेस्टर्न साइड में है नामीबिया, नॉर्थ में है अंगोला, जाम्बिया, देन इधर यहाँ पे आपके ईस्टर्न साइड में है जिम्बाब्वे, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा साउथ अफ्रीका। ये सभी कंट्रीज़ इसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। फिर आपसे एक सवाल और बन सकता है, क्योंकि आपको चीज़ों को देखकर खुद से प्रश्न बनाने होंगे। जितने ज़्यादा आप प्रश्न बना पाओगे, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, उतने आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। जैसे यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि चारों तरफ देश ही देश हैं। तो बोत्सवाना एक प्रकार का लैंडलॉक कंट्री है। तो क्वेश्चन बन सकता है, क्या बोत्सवाना लैंडलॉक कंट्री है? तो बिल्कुल जी सही बात है ये। ठीक है, और नीचे इसके साउथ अफ्रीका है ही, जिसके बारे में हमने डिस्कशन अभी किया। चलिए अब दोस्तों जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यानी दुनिया का सबसे पहला बड़े साइज़ का डायमंड, उसका नाम है क्यूलिनन डायमंड। ये अभी तक का बड़े साइज़ का है, लेकिन सवाल यह है इसका नाम क्यूलिनन क्यों रखा गया है? उसके पीछे का रीज़न है एक व्यक्ति है जिनका नाम है थॉमस क्यूलिनन। इन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इस व्यक्ति का क्या रिलेशन इस डायमंड के साथ में? तो दोस्तों ये जो क्यूलिनन डायमंड पाया गया था, एक खदान में खोजा गया था। उस खदान का जो मालिक है दोस्तों वो थॉमस क्यूलिनन है। तो इस वजह से यहाँ पर ये लिंक हुआ, और आज से 100 साल पहले ये क्यूलिनन डायमंड पाया गया था या इसको फाउंड किया गया था। इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा दोस्तों बोत्सवाना के बारे में जान लेते हैं, फिर अभी मैं आपको डायमंड और इंडिया का कनेक्शन भी बताऊंगा। देखिए, जब बात करते हैं पर्टिकुलरली बोत्सवाना के बारे में, तो एक लीडिंग डायमंड प्रोड्यूसर है ये। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिसमें आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, रशिया है ना, साउथ अफ्रीका है। उसमें बोत्सवाना भी एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारा डायमंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इवन ये देश इतना ज़्यादा डायमंड के इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है कि इनका 30% जो जीडीपी है दोस्तों वो इसी डायमंड इंडस्ट्री से आता है। 80% इनका जो एक्सपोर्ट है वो डायमंड से ही इनका गेन होता है। तो ये जो डायमंड अभी बोत्सवाना के अंदर खोजा गया है, इसमें हमने एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जिसका नाम है एक्स-रे ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से यहाँ पे इस पूरे स्टोन को बिना कोई डैमेज हुए इसके बारे में जानकारी या इसकी रिकवरी हम कर सकते हैं। अभी इस डायमंड का पूरा पोटेंशियल जानना अभी बाकी है ना, इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। बट अभी तक की जो हमारे पास में कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस की और आर्टिकल्स भी प्रेजेंट किए आपके सामने। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखिए। अब दोस्तों भारत के अंदर भी डायमंड्स का एक अहम रोल रहा है लंबे समय से। जैसे इंडिया के अंदर भी जो डायमंड्स पाए जाते हैं वो अलग अलग लोकेशंस में हैं। जैसे एक भारत में आती है पन्ना बेल्ट, स्पेशली मध्य प्रदेश वाले रीजन में डायमंड्स हैं। उसके अलावा एक है किम्पर लाइट बेल्ट, ये हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर में आती है, स्पेशली अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे डायमंड्स पाए जाते हैं। फिर है कृष्णा रिवर बेसिन आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे अगेन डायमंड्स पाए जाते हैं। तो ये मेजर लोकेशन है जहाँ पे इंडिया में डायमंड्स हैं। और सबसे बड़ी डिस्कवरी अभी कुछ समय पहले हुई थी और वहाँ पे एक नया फील्ड पाया गया, नया किम्बरलाइट फील्ड। अच्छा, ये बार बार किम्बरलाइट वर्ड आ रहा है, इस किम्बरलाइट का मतलब होता क्या है दोस्तों? किम्बरलाइट एक प्रकार की रॉक है, चट्टान है, जिसके अंदर में डायमंड्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, रॉक्स के अंदर में डायमंड होते हैं, उनको सेपरेट करना है, निकालना है, अलग करना है।
तो वो भी किम्बरलाइट एक रॉक है, उसके अंदर डायमंड देखने को मिलता है। तो किम्बरलाइट वाली रॉक की जो एक फील्ड है वो यहाँ पे रिसेंटली डिस्कवर की गई थी कर्नाटका के अंदर रायचूर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में है। अब बात आती है दोस्तों उसके प्रोसेसिंग की, क्योंकि जब डायमंड हमें मिलता है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल सीधा डायमंड मिल गया चमकता हुआ, है ना, नहीं। होता यह है कि बिल्कुल एक रॉक है, चट्टान है, उसमें से कटिंग करनी होती है, डायमंड को निकाला जाएगा, पॉलिश किया जाएगा, पॉलिश करने के बाद चमक दी जाएगी। और ये इसका ज़्यादातर काम यानी कटिंग और पॉलिशिंग का काम सबसे ज़्यादा भारत में होता है, स्पेशली सूरत में, फिर नवसरी, अहमदाबाद और पालमपुर में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे हम कटिंग और पॉलिशिंग करते हैं, और फिर ये कटिंग पॉलिशिंग के बाद दुनिया भर में इन डायमंड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। नाउ अब एक और चीज़ आती है, दुनिया भर में डायमंड के प्रोडक्शन को लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक, क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इस बार आपको पता होगा कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, कोकोआ को लेकर अभी 2024 के प्रीलिम्स में पूछ लिया था यूपीएससी ने कि सबसे बड़े प्रोड्यूसर बताओ। तो डायमंड प्रोडक्शन के मामले में सबसे बड़े उत्पादक अगर आप देखेंगे तो उसमें रशिया है, बोत्सवाना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को बिल्कुल मत भूलना, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक है, अब नोटेबल प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं डायमंड के मामले में, तो उसमें बोत्सवाना है, क्योंकि बोत्सवाना में बहुत सारी खदान है डायमंड्स की। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट या यूनिक है क्योंकि यहाँ पे जो डायमंड मिलते हैं, ज़्यादातर आपने हीरे देखे होंगे तो वो ऐसे वाइट कलर में नजर आएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जो हीरे मिलते हैं दोस्तों वो पिंक कलर के, पर्पल कलर के या रेड कलर के नज़र आते हैं, कलर्ड वाले डायमंड्स। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है हमारे साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे डायमंड डिपॉजिट्स प्रेजेंट हैं, है ना, किम्बरलाइट वगैरह, ये सारे डायमंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर एक होता है सिंथेटिक डायमंड। सिंथेटिक डायमंड आपको पता है जो हम लैब में बनाते हैं, लैब में प्रोड्यूस करते हैं कार्बन का इस्तेमाल करके। तो यूएस उसके मामले में बहुत आगे है। वैसे इंडिया ने भी यहाँ पर ये लैब ग्रोन डायमंड्स को शुरू किया है, हमारे बजट में पिछले साल इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। बट अमेरिका आज के समय पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इन इंडस्ट्रियल डायमंड का, जिसको लैब में बनाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और आएगा, दुनिया में सबसे बड़े रिसोर्स कौन से हैं डायमंड्स के, जहाँ पे सबसे ही ज़्यादा डायमंड्स आपको देखने को मिलेंगे? तो उन रिसोर्स के मामले में रशिया है। माना जाता है रशिया के पास में सबसे ज़्यादा बड़ा और रिचेस्ट डायमंड रिसोर्स प्रेजेंट है। फिर बोत्सवाना दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको नजर आएगा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, आर्टिकल आपने डिस्कस किया, पीछे के ये सारा डेटा नोट्स इकट्ठे किया, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोगों ने देखा एक आर्टिकल डिस्कस किया, बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, वो सभी डेटा दोस्तों आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के नोट्स में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक ऐसा पीडीएफ आपको मिलता है जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जैसे देखो यूट्यूब पर आपको ये कंटेंट जो दिया जाता है ना, यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैटर करता है, अदरवाइज वीडियो रन ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। अब जो ये स्लाइड्स वगैरह मेंटेन करे जाते हैं, इसमें डेली बेसिस पे, जैसे कल 150 स्लाइड थी, आज यहाँ पर अगेन 103 104 स्लाइड्स आपको नजर आएंगी। इन सब कंटेंट को 10 से 15 पेजों के अंदर में दोस्तों कंबाइन करके दे दिया जाता है, कंपाइल करके दे दिया जाता है इस ग्रुप के अंदर में। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। उसके अलावा ग्रुप में आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। अगर आप लंबे समय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे बड़ा गोल है ना, आपका टारगेट अभी दूर है, तो उसके लिए आप ग्रुप में सभी कंटेंट को सिक्योर करके रख पाएंगे, क्योंकि एट द लास्ट आपको कम से कम 2 साल के करंट अफेयर्स कवर करने होंगे। तो ये बड़ी हेल्प आपको इस ग्रुप में मिल जाती है। डेट वाइज सब कुछ पड़ा हुआ है, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। ऐसा मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा और साथ ही साथ में डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आपके पास में एक और ऑप्शन है, आप डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कीजिएगा कि मुझे कहाँ कहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों इसमें जो खर्चा आने वाला है आपका, वो केवल 499 है फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, केवल 499, वो भी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक के लिए आपको ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है यार, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको तो प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, जिसको आप सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात हो रही है जन पोषण केंद्र इसके बारे में, जो हमारी राशन वाली दुकानें होती हैं ना, स्पेशली उनकी बात हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट रिसेंटली चर्चाओं में था।
क्वेश्चन बन सकता है। ये आपकी शॉर्ट न्यूज़ है। अभी जो हमने डायमंड वाली भी न्यूज़ पढ़ी थी वो शॉर्ट न्यूज़ है वो भी, तो पहली न्यूज़ हमने कवर करी। ये हमारी शॉर्ट न्यूज़ नंबर 2 है। यहाँ पे बात हो रही है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर हैं, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जहाँ पे इन्होंने बात की है कि जो हमारे ये फेयर प्राइस शॉप हैं, जितने भी राशन वाली दुकानें हैं, इनमें हम क्या करेंगे, इन दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदल देंगे, इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। तो ये तो हमारी खबर है जो रिसेंटली सरकार ने रिलीज़ की है। इन दुकानों में बदलाव करने की बात की है, ट्रांसफॉर्म करने की बात की है। अब ट्रांसफॉर्म करके क्या किया जाएगा, इनको जन पोषण केंद्र बना दिया जाएगा। समझ गए? अब इससे क्या होगा दोस्तों, ये समझिए, जो करंट समय पर हमारी ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं, एफपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपकी लाइसेंस्ड वाली शॉप हैं। इनको लाइसेंस दिया जाता है, देन उसके बाद में जो एसेंशियल आइटम्स है गवर्नमेंट के माध्यम से वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, है ना। अब ये आइटम किसको मिलता है, ये केवल उन्हीं को मिल पाएगा जिनके पास में अपना राशन कार्ड है ना। वो इस शॉप में जाकर सस्ते वे में ये जो सरकार अनाज प्रोवाइड करवा रही है वो परचेज कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम काम करता है इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सिंपल बात है। तो ये सब दोस्तों परफॉर्म किया जाता है इन एफपीएस में, फेयर प्राइसेस शॉप के अंदर में, जहाँ पे आपको अच्छे दाम में या अफोर्डेबल वे में अनाज मिल जाता है। इन्हीं दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदला जा रहा है। अब बदल देंगे तो ये जन पोषण केंद्र है क्या, ये कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। ये जो केंद्र, जन पोषण केंद्र बना दिए जाएंगे, इसमें आपको डाइवर्स रेंज में आइटम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है, गवर्नमेंट ने ये बोला है, अभी तक यहाँ पे केवल गेहूं चावल मिलता है आपको राशन में, राशन कार्ड पर। आगे क्या होगा, ये दूसरे फूड आइटम्स भी ऐड करने वाले हैं जो कि न्यूट्रिशन रिच होंगे, जिसमें और पोषण मिलेगा। इस वजह से जन पोषण केंद्र नाम रख दिया गया, है ना। तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। जो हमारे ये डीलर्स होंगे, दुकान वाले, इनका एक एडिशनल इनकम बनेगा और आपको भी अफोर्डेबल वे में एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिल पाएगा। बोला यह जा रहा है कि इन केंद्र के पास में 50% जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो यहाँ पर न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी में इनको स्टोर करके रखना होगा। बाकी यहाँ पे दूसरे हाउस होल्ड आइटम्स की जितने भी होंगे उसके लिए यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है इनके पास में एक चॉइस बढ़ गई है। अब ये ज़्यादा आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और जो ये प्रोजेक्ट है पहले जो शुरू किया जाएगा, ये पहले कुछ ही राज्यों में शुरू करने वाले हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे। फिर देखा जाएगा आगे कि ये डेमो प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। ठीक है। तो करंट समय पर अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो हमारी फेयर प्राइस शॉप है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को करंट समय पर प्रोसेस करती हैं। तो सवाल यह है कि ये जो पीडीएस जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्या होता है। ये सरकार के थ्रू स्पॉन्सर की हुई दुकानें होती हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पे सरकार गेहूं चावल हमारे राशन कार्ड होल्डर्स को, जिनके पास में राशन कार्ड है, उनको ये सस्ते दाम में अफोर्डेबल वे में प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि देश में फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, हर एक व्यक्ति के पास में एक अच्छा खाना पहुंच सके। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक मंत्रालय है, या एक मंत्रालय के अंडर में ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब ज़्यादातर ये जो हमारी दुकानें, इनमें केवल गेहूं, चावल, चीनी या जो मिट्टी का तेल है, ये सब पहले बिका करता था, केरोसिन वगैरह। अब शुगर, केरोसिन भी कम, केवल गेहूं चावल ज़्यादातर यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है। इन पर्टिकुलर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज़ की सरकार, सभी का यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूरी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, पहले तो ये सब अनाज खरीदती है, उसको प्रोक्योर करती है, स्टोर करके रखती है, ट्रांसपोर्ट करती है ना। ये सब काम होता है सरकार के थ्रू। लेकिन ये सब काम सरकार के अंदर में एक बॉडी आती है जिसका नाम है एफसीआई, दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो ये करता है, ये अनाज खरीदता है किसानों से और फिर यही अनाज सस्ते दाम में इस तरीके से ये राशन शॉप्स पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये हमारा पीडीएस सिस्टम है, इस तरीके से वर्क करता है, ध्यान रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल, ये हमारी शॉर्ट न्यूज़ नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। देखिए, इकॉनमी के बहुत सारे टर्म्स न्यूज़ में रहते हैं, जनरली हम उनको स्किप कर देते हैं, या इकॉनमी से कई बार डर लगने लगता है, यार ये टर्म कैसा है, जिनका नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड है स्पेशली उनको। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये होता क्या है, आइए मैं आपको थोड़ा सरल शब्दों में समझाता हूँ। पहले आपको बता दूँ ये न्यूज़ क्या है, क्योंकि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट न्यूज़ है तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैं आपको बता दूँ, जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि 2020 से लेकर अभी तक 2024 तक इनपुट टैक्स क्रेडिट में फेक क्रेडिट इस्तेमाल कर करके, यानी ये फेक सर्टिफिकेशन यूज़ करके अभी तक 1.2 ट्रिलियन रुपीज़, डॉलर नहीं है ये, 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ तक का जो टैक्स है दोस्तों, वो यहाँ पर चुराया गया है ना। वो पे नहीं किया गया, टैक्स इवेड हुआ है।
तो यहाँ पर क्या हुआ है, फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करके ये सारा काम किया गया है, ऐसा इनका कहना है 2020 से अभी तक का। तो इसी के माध्यम से दोस्तों ये जो आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमारे लिए ज़रूरी है जानना। तो मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट दोनों के बारे में समझाता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाए आईटीसी किससे लिंक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे जीएसटी से लिंक है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ में इसका एक बड़ा लिंकेज होता है ना। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आईटीसी इसलिए लाया था ताकि कास्केडिंग टैक्स को रोका जा सके। कास्केडिंग टैक्स मतलब क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स वसूलना। तो ये चीज़ यहाँ पे अवॉइड की जा सके, इसलिए यहाँ पर आईटीसी लेकर आया गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसको ध्यान से सुनना, स्क्रीन पर देखो। अब देखो यहाँ पे मान लो ये आप हो, यानी ये कंज्यूमर है, इधर रिटेलर है, इधर होलसेलर है। अब रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से सामान लेकर आया, है ना, बल्क में खरीद के। अब यही दुकान वाला आपको यहाँ पे सामान बेच रहा है। लेकिन जब ये रिटेलर होलसेलर से या अपने सप्लायर से सामान खरीदने जाता है तो सामान तो परचेज करेगा। अब मान लो ये दुकान वाला गया होलसेलर के पास में और इसने यहाँ पे सामान परचेज कर लिया। मान लो यहाँ पर 1 लाख रुपए का ये सामान खरीद के लाया अपने दुकान के लिए। अब जब 1 लाख रुपए का सामान खरीद रहा है तो यहाँ पे भी थोड़ा वो टैक्स देता है, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे उसने 10,000 रुपये का टैक्स दे दिया, सपोज़ 10,000 रुपये का टैक्स पे कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में टैक्स देना पड़ेगा। तो इस होलसेलर को 10,000 रुपये का टैक्स दे के 1 लाख रुपये का सामान उठा के ये सामान दुकान में ले आया। अब आप आ गए यहाँ पे सामान खरीदने के लिए और आपने मान लो 1 लाख रुपये का, सिंपल करके समझा रहा हूँ, 1 लाख रुपये का आपने यहाँ पर ये पूरा सामान जो है खरीद लिया इस पर्टिकुलर रिटेलर से। लेकिन ये जो आपसे टैक्स लेगा ये जीएसटी लेने वाला है, और इस जीएसटी में ऑब्वियस सी बात है, देखो सिंपल सी बात मैं आपको एक सिंपल करके समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए आपने जो सामान लिया है उस पर 18% जीएसटी थी, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ये 1 लाख रुपए का सामान अगर आपको देगा, उसमें इसने बता दिया है कि भैया प्लस जीएसटी इसमें अलग है, तो 1 लाख का 18% 18,000 हो गया, सिंपल सी बात है। अब इस 1 लाख में 18,000 जोड़ दोगे तो 1,18,000 हो गया। तो आपको इस सामान का जो पैसा है वो 1,18,000 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी भी आपने पे की है। अब जो दोस्तों 1,18,000 रुपये इस व्यक्ति के पास में गया है ना, इसमें से उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है और 10,000 रुपये इसने टैक्स भी दिया था इस होलसेलर को, याद है नहीं याद है। तो अभी जो यहाँ पर ये टैक्स पे करेगा आगे, उसमें से 10,000 रुपये माइनस कर दिया, क्योंकि 10,000 रुपये ऑलरेडी यहाँ पर ये होलसेलर को दे चुका है, मतलब 10,000 रुपये का टैक्स पे कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पेमेंट करेगा अब गवर्नमेंट को ही सीधा 8,000 रुपये टैक्स देगा, ठीक है। वरना क्या होगा, क्या ये वापस से पूरा 18% टैक्स देता तो इसको घाटा होता कि 10,000 यहाँ भी दिया, 18,000 फिर अलग से टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये कहलाता है कास्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स। इसी को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर आया गया, और इसी को यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट। जहाँ पर ये 10,000 रुपये पे कर दिए जिसने, तो अब यहाँ पर जो हमारे ये रिटेलर है इसके पास में जो पैसा आया है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को केवल 8,000 रुपये टैक्स देगा, क्योंकि 10,000 रुपये पहले ही होलसेलर को दे चुका है। समझ गए ना, सामान खरीदते समय 10,000 रुपये वो पे कर चुका है, तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इस आईटीसी के अंदर में फेक आईटीसी का इन्होंने बार बार यूज़ किया। फेक आईटीसी दिखा दिखा के कि यहाँ पर हमने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है, तो इधर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, और वो फेक आईटीसी इस्तेमाल कर करके टैक्स बचाया, टैक्स चोरी किया। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास टैक्स इवेड हुआ है 2020 से लेकर अभी तक। अगर आपको कुछ लिखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में तो मैंने सिंपल शब्दों में भी यहाँ पे कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, चाहो तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कि आईटीसी टैक्स का ये जो क्रेडिट होता है, ये इसका मतलब होता है टैक्स ऑलरेडी जो पे कर दिया गया है पर्सन के थ्रू एट अ टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जिसको बाद में डिडक्ट कर दिया जाता है जब वो टैक्स पे करता है। जो हमने अभी समझा वही यहाँ पर लिखित में प्रोवाइड करवा दिया आपके आसानी के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, यहीं पर अगर आप देख पाएंगे, आपने सामान खरीदा और टोटल 18% जीएसटी पे कर दिया, तो ये आपका आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। तो वो आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट है। ये जो आपने पूरा प्रोसेस समझा, ये यहाँ पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। चलिए आगे आते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार सुपर ब्लू मून वाला कॉन्सेप्ट चर्चाओं में था, आपने देखा है ना। तो हमारे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है। तो न्यूज़ यहाँ पे ये थी कि जो सुपर ब्लू मून है ये हर 10 साल में दिखाई देता है। रिसेंटली ये इवेंट हुआ जिस वजह से चर्चाओं में आया। सुपर ब्लू मून क्या होता है, यहाँ पे जो चंद्रमा है हमारा वो थोड़ा नीला कलर का नजर आएगा, दूसरा साइज में बड़ा हो जाता है, इस वजह से इसको नाम सुपर ब्लू मून दिया गया है। अब साइज में बड़ा हो जाता है, क्या कहने का मतलब है, क्या साइज इसका बढ़ जाता है? नहीं दोस्तों, चंद्रमा का जो पृथ्वी के साथ में डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में थोड़ा चेंज होता है ना। अब कहने का मतलब यह है कि ये फोटो देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे अब मान लो ये हमारा मून है, ठीक है।
ये हमारा मून है। और आपको पता है कि जो चंद्रमा है वो हमारे, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, वैसे चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी की प्रोटेक्शन करता है कई सारे एस्टेरॉइड वगैरह से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक ये है। देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है ये बहुत ज़्यादा है ना, लगभग 2,51,968 माइल्स। तो ये जो दूरी है, जो सबसे ज़्यादा दूरी है, इसको बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं एपोजी पॉइंट। अब दूसरी साइड देखोगे तो यहाँ पे मून है और इधर अर्थ है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा करीब है ना, क्योंकि चांद घूमता घूमता आया और इस तरीके से आ गया, एक क्लोजेस्ट पॉइंट पर आ गया। तो ये जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कहलाता है इसको बोलते हैं पेरिजी। तो एपोजी हो गया आपका सबसे ज़्यादा दूर वाला पॉइंट, पेरिजी हो गया आपका क्लोजेस्ट पॉइंट। इतनी बात दोस्तों आपको क्लियर हुई। तो हुआ यहाँ पर यह है, सुपर ब्लू मून में कुछ नहीं, जो चंद्रमा है वो घूमकर इस पेरिजी वाले पॉइंट पर पहुँच गया। तो अभी दूर रहता है चंद्रमा, ऑब्वियस ही बात है, जितना दूर जाएगा उतना छोटा दिखाई देगा, जितना पास हमारे पास में आ जाएगा उतना बड़ा दिखाई देगा। तो पृथ्वी के इस पास वाले पॉइंट पर, पेरिजी वाले पॉइंट पर चंद्रमा आया, इस वजह से वो हमको बड़ा साइज का दिखाई दिया। इसी कॉन्सेप्ट को हम सुपर मून कहते हैं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे ये डेफिनेशन है, कुछ लिखना वगैरह हो तो व्हेन द मून इज एट और नियर इट्स क्लोजेस्ट पॉइंट टू द अर्थ, दैट इज पेरिगी पॉइंट, एट द सेम टाइम इट इज फुल, इट इज कॉल्ड सुपर मून। सिंपल सी बात है, पूरा चंद्रमा है, पास में आ गया तो वो सुपर मून कहलाएगा। ये वही सिमिलर फोटो है। अब यहाँ पे जो ब्लू मून होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मंथली ब्लू मून और एक होता है सीजनल ब्लू मून। मंथली ब्लू मून कब होता है? जब हमारा पूरा चंद्रमा एक महीने में 2 बार दिखाई देता है, उस वाले मंथ को मंथली ब्लू मून बोलते हैं। फिर उसके बाद एक होता है सीजनल ब्लू मून, जब 4 पूरे चंद्रमा एक सिंगल सीजन में दिखाई देता है ना, तो यहाँ पे वो हमारा सीजनल ब्लू मून हो जाता है। क्लियर हो गया? अब ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला जो हमारा शॉर्ट न्यूज़ है, ये चौथी न्यूज़ है ना, शायद चौथी या पांचवी, चलो जो भी होगी हमें तो कवर करनी है। तो ये जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से इस आर्टिकल को दोस्तों आप लिंक कर पाएंगे। एक टर्म है एग्जॉटिक एनिमल स्पीशी, थोड़ा यूनिक सा टर्म है, अभी चर्चाओं में आया है, अभी मई के महीने भी चर्चा में था। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एक रिपोर्ट आई है, लिविंग एनिमल स्पीशी रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन रूल 2024। देखो हुआ यह है, एग्जॉटिक जो एनिमल स्पीशी हैं इनके लिए कुछ नए नियम भी रिसेंटली लेकर आए गए हैं। तो इसमें यह बोला गया है कि मान लो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे जानवर को पालता है तो उसको इन नियमों को फॉलो करना होगा। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि हर एक व्यक्ति जो अगर ऐसे एनिमल्स को पाल रहा है, ऐसे जानवर को यहाँ पर पाल रहा है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 4 में कवर करे गए, तो उस जानवर की सारी डिटेल्स देनी यहाँ पे ज़रूरी है। और आपको ऐसे जानवर को पालने के लिए एक लाइसेंस लेना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे जानवर को एग्जॉटिक एनिमल्स बोला जाता है। समझ गए? वो एनिमल्स जो शेड्यूल 4 में कवर हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर इन एनिमल्स से अगर डील करना है तो लाइसेंस चाहिए, बाकी इनकी हंटिंग वगैरह प्रोहिबिटेड है। आप इनका शिकार बिल्कुल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। ठीक है, तो इनको एग्जॉटिक एनिमल बोलते हैं। तो कहोगे सर क्या यही डेफिनेशन है, शेड्यूल 4 वाले एनिमल एग्जॉटिक? नहीं, अगर इसकी टू बी प्रिसाइज आपने डेफिनेशन देखनी है, जो यह टर्म है एग्जॉटिक, इसकी कोई सेट डेफिनेशन अभी तक है ही नहीं हमारे पास में। बट फिर भी हम कई बार जो जंगली जानवर होते हैं या ऐसे एनिमल्स जो कि यहाँ पे बहुत रेयर हैं, बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं बात कर रहे जो सब जगह देखने को मिलता है या नॉर्मल तरीके से आप पाल सकते हैं, वो नहीं, जो बहुत रेयरली पाए जाते हैं या जंगली जानवर हैं, ऐसी स्पीशीज़ या फिर ऐसी स्पीशीज़ को हम एग्जॉटिक बोलते हैं। या फिर आप एक चीज़ और ऐड कीजिए, इसमें वो स्पीशी आ जाती हैं जो यूजुअली नेटिव नहीं है। कहने का मतलब है, मान लो कोई एनिमल की प्रजाति है जो भारत में है, लेकिन वो भारत की प्रजाति नहीं है, भारत में नहीं पाई जाती है, वो बाहर से आई है, कोई इंसान बाहर से उसको इंट्रोड्यूस करा है, बाहर से लेकर आया है। तो ऐसी स्पीशी को हम एग्जॉटिक एनिमल की स्पीशी बोलते हैं। यह टर्म ध्यान रखिएगा। समझ गए इस बात को? क्लियर हो गया? आगे आइए। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल यह है कि जो हमारे पास में नए नियम है, इनमें कौन से एनिमल्स को कवर किया गया है? तो ये रूल अप्लाई होता है एग्जॉटिक एनिमल स्पीशी पे, स्पेशली वो वाली प्रजातियाँ जिनको साइट्स के अंदर में कवर किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे शेड्यूल 4 के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है, इसमें कवर किया गया है। तो ये हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं, इनकी संख्या ऑलरेडी कम है, चिंताजनक विषय है। तो यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, कोई एनिमल कीपर है, इसको रखना चाहता है अपने पास में, तो उसको एक मैंडेटरी लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। लाइसेंस लेगा तभी यहाँ पे उसको रख पाएगा या इन एनिमल्स की वो ब्रीडिंग करवा पाएगा। तो ये कुछ नए लॉज हैं।
चलिए आगे आते हैं। अब आपसे कोई बन जाए क्वेश्चन, बताइए एक्जॉटिक एनिमल स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट न्यूज़ है, यहाँ पे बात हो रही है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। तो हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन से आप इस आर्टिकल को लिंक कर पाएंगे। हाँ, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, देखो यूपीएससी में वैसे स्पोर्ट्स न्यूज़ कभी कभी पूछ ले जाते हैं या ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी झटका मिल जाता है, जैसे 2022 में मिला था। तो कहने का मतलब है, कई लोग मुझसे मतलब कल जब उन्होंने वीडियो देखा तो बोला कि हर चीज़ कवर हो रही है सर, इसमें एक स्पोर्ट्स सेक्शन भी कवर कर दो। आप लोग चाहते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन कवर करवाना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नहीं चाहते तो भी बता देना, जैसा मेजॉरिटी ऑफ लोगों का कहना होगा उसके हिसाब से उस वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा। चाहोगे तो कल से दोस्तों नई नई स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, वो वीडियो में कहीं भी ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है एक पर्टिकुलर बॉडी के बारे में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिसका नाम है CBS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, सॉरी CAS भी बोल रहा हूँ। तो हुआ यह है कि रिसेंटली ये चर्चाओं में इसलिए आई, हमारे ओलंपिक्स 2024 अभी रिसेंटली समाप्त होते हैं। विनेश फोगाट का रेसलिंग मैच होता है। उस मैच के अंदर में इनका फाइनल मैच होने से पहले जब वज़न तोला गया तो इनका वज़न 50 ग्राम ज़्यादा था, क्योंकि 53 kg के कैटेगरी में ये रेसलिंग कर रही थी। तो ज़्यादा 50 नहीं 100 ग्राम ज़्यादा था, तो वेट ज़्यादा होने की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कोई भी मेडल नहीं मिल पाया। अगर फाइनल में मैच वो खेलती और अगर हार भी जाती तो भी सिल्वर मेडल मिलता दोस्तों, क्योंकि पहले के मैचेस में बढ़िया परफॉर्मेंस था और पहले के मैचेस वो डील कर चुकी थी, वो रूल्स हैं ओलंपिक्स के। लेकिन यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से ना ही इनको सिल्वर मेडल मिला, ना ही गोल्ड मेडल मिला, कोई सा मेडल नहीं मिला। तो इन्होंने यहाँ पर डिमांड की और इस केस को अपील किया CAS में, दैट इज़ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में, कि मुझे एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो दीजिए, सिल्वर मेडल की हकदार हूँ मैं डिस्क्वालीफाई हुई हूँ, तो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पर सिल्वर मेडल तो कम से कम मिलना चाहिए, आपने बिल्कुल लास्ट में डाल दिया, जो मेहनत हुई क्या वो बेकार है। तो ये मैटर CS ने देखा और CS ने फिर से इनको एक झटका दे दिया। CS ने मना कर दिया, डिसमिस कर दिया, इनकी अपील को डिसमिस कर दिया, आप डिस्क्वालीफाई हो तो डिस्क्वालीफाई हो। तो ये हुआ, इस वजह से CAS चर्चा में है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। तो दोस्तों ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्थान आपको देखने को मिलेगी जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है किसी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई यहाँ पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता, इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यह है कि स्पोर्ट्स में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन डिस्प्यूट्स को सेटल करवाने का काम इसी का है, कोर्ट के माध्यम से आपस में मीडिएशन करवा दिया जाएगा दो के बीच में, तो इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का एक बेस्ट ऑप्शन है CAS। इस बॉडी को 1984 में बनाया गया था। ये बॉडी करंट समय पर आती है हमारे मतलब इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह है वो सब यहाँ पर आता है एक काउंसिल के अंडर में, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है ना, इसके अंडर में ये सब चीज़ आती हैं। तो ये जो CAS है इसके पास में ये ताकत है कि जितने भी स्पोर्ट्स के अंदर में डिस्प्यूट्स हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं या विवाद हैं उनको यहाँ पर टैकल करना, उनको यहाँ पर डील करना। ये बॉडी डील करती है सभी डिस्प्यूट्स, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो डिसिप्लिनरी क्यों ना हो, अपने पर्टिकुलर नेचर के अंदर में। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस खाली CAS के बारे में बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए हमारी आती है अगली शॉर्ट न्यूज़। यहाँ पे बात हो रही है शाहीन 2 मिसाइल के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली ये चर्चाओं में था। तो GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी, दोनों के पेपर से इसको लिंक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की मिसाइल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शाहीन 2 मिसाइल। तो रिसेंटली यहाँ पे खबर ये है पाकिस्तान की मिलिट्री ने सक्सेसफुली यहाँ पर इस मिसाइल को लॉन्च किया है। तो ये जो शाहीन 2 मिसाइल है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल अभी समझेंगे। तो शाहीन 2 मिसाइल पाकिस्तान की सरफेस टू सरफेस यानी कि इधर सरफेस, मान लो यहाँ पर ज़मीन पे युद्ध हो रहा है, इधर से मिसाइल लॉन्च करोगे तो इधर सरफेस पे सरफेस, ठीक है, हमारी सतह से सतह पर लॉन्च करने वाली ये मिसाइल है। एक होती है एयर टू सरफेस यानी हवा से सीधा नीचे मारने वाली, एक होती है सरफेस टू एयर यानी कि नीचे से सीधा हवा में मारने वाली, एक होती है सरफेस टू सरफेस जिसके बारे में हमने अभी बात किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये माना गया है कि जो शाहीन 2 मिसाइल है ये कॉन्सेप्ट इन्होंने चाइना का जो M18 है वहाँ से लिया है, बट चीज़ें कंफर्म नहीं है, बट वो कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये शाहीन 2 मिसाइल है इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ये सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली मिसाइल है, इसमें 2 स्टेजेस हैं, इसकी जो रेंज है लगभग 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर्स के आसपास। तो भारत के लिए एक चिंता क्रिएट कर सकती है, सिंपल सी बात है, बट हमारे पास में कोई हथियार कम नहीं है, हम भी बहुत आगे हैं, तो ऐसी कोई चिंता वाला विषय है नहीं। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो इस मिसाइल का
पूरा जो स्ट्रक्चर है 7.2 मीटर लॉन्ग है, 1.4 मीटर इसका डायामीटर है। इसका जो वज़न है इस मिसाइल का वो है लगभग 23,600 किलोग्राम के आसपास का जब इसको लॉन्च करेंगे तो। और इस मिसाइल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि नॉर्मल अटैक भी कर सकता है, नॉर्मल तबाही, और न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, यानी न्यूक्लियर पेलोड्स भी इसमें रखा जा सकता है। और फिर एक और चीज़ बताई जाती है, इस मिसाइल को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इधर से उधर ले जा सकते हैं। कैसे? जो ये व्हीकल है इसके माध्यम से, इसको बोलते हैं एक्सल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर। इसके माध्यम से दोस्तों आप इधर से उधर इस मिसाइल को ले जा सकते हैं। नाउ, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि शाहीन 2 मिसाइल जो है ये एक प्रकार की सरफेस टू सरफेस बलिस्टिक मिसाइल है। अब सरफेस टू सरफेस का मतलब आपको समझ में आ गया, बलिस्टिक मिसाइल का मतलब और समझ लो। देखो, बलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे आपकी एक सेल्फ गाइडेड वेपन होता है। कहने का मतलब है, आपसे क्वेश्चन बने ना कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, तो आप कहना उसके पाथ के ऊपर डिफाइंड कर देता है। देखो, अब मान लो यहाँ पर आप ये हो और आपका दुश्मन है इधर, आप क्या करोगे? मिसाइल को लॉन्च कर रहे हो, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो मिसाइल वो आपकी ऐसे जाती है और पहले हमारे वातावरण से बाहर निकलेगी, एनवायरमेंट से बाहर निकलेगी और फिर नीचे उतरेगी, और नीचे उतरते हुए यहाँ पे जब वापस से एंटर करेगी तो अपनी ग्रेविटी की स्पीड और साथ मिलेगी और उसके बाद जाके अटैक करेगी अपने पर्टिकुलर टारगेट को। ठीक है, तो ये मिसाइल ऐसे जाती है और फिर नीचे आती है और फिर उसके बाद ये अटैक करती है। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसके ट्रेजेक्टरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिसाइल की अगर हम देखेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं इसमें आप नॉर्मल अटैक भी कर सकते हैं और इससे न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, इवन केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक भी किए जा सकते हैं, है ना। कोई केमिकल का अटैक फेंकना है किसी के ऊपर में, ऐसे एक्सप्लोसिव्स कैरी कर सकता है, या फिर अगर हम कहें कोई बीमारी फैलानी हो तो वैसे भी 200 अटैक्स कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मिसाइल के माध्यम से, यानी बैलिस्टिक मिसाइल से। यहाँ पे शाहीन 2 मिसाइल की बात नहीं हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है। यहाँ खैर वही बैलिस्टिक मिसाइल है, बट उसके पास में नॉर्मल और न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं इनको आप अपने एयरक्राफ्ट, ऊपर एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं, जहाज, सबमरीन, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, आज हमारे दुनिया के पास में 4 अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं बैलिस्टिक मिसाइल के। अब जो 4 अलग अलग पार्ट्स में बांटी गई है वो इनके स्पीड के ऊपर में बांटा गया है। देखिए, एक होती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब नाम से पता चल रहा है शॉर्ट रेंज, ये ज़्यादा दूर जाएगी नहीं, 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। कई बार इसको हम टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम दे देते हैं। फिर एक होती है मीडियम रेंज मिसाइल। अब इसकी रेंज लगभग 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसको हम थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल बोल देते हैं। तीसरी जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसकी रेंज लगभग 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। फिर जो चौथी होती है लॉन्ग रेंज वाली, जिसका जो रेंज है दोस्तों वो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है। और जिसको जो मतलब ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, इसको हम कई बार इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या है कि आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे अटैक कर सकते हैं। मान लीजिए एशिया से यहाँ पर उस मिसाइल को रिलीज़ किया जा सकता है, अफ्रीका में अटैक किया जा सकता है। तो क्योंकि 5500 किलोमीटर से ज़्यादा है, बाकी आगे की लिमिट डिफाइन नहीं है, लेकिन 5500 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? आई होप आपको ये भी न्यूज़ क्लियर हो चुकी है। चलिए, एक और शॉर्ट न्यूज़ आपके सामने है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आप लिंक कर पाएंगे। स्लो लॉरिस के बारे में बात हो रही है। ऐसे एनिमल की स्पीशीज़ एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर एनिमल है, इसका नाम है स्लो लॉरिस। चर्चाओं में क्यों है, न्यूज़ क्या है, आइए पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा एक असम के अंदर में डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चिरांग डिस्ट्रिक्ट। वहीं पे दोस्तों इस स्लो लॉरिस की जो एक स्पीशी है वो देखी गई है, इस वजह से चर्चाओं में। देखिए, ये एक ऐसी स्पीशी है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, बहुत कम से दिखाई पड़ती है, बहुत कम से, या अभी तक दिखाई नहीं पड़ी, अचानक से दिखाई पड़ी तो खबर बन गई बड़ी सी। तो ये है यहाँ पर इस प्रजाति का इंपॉर्टेंस। इस वजह से स्लो लॉरिस के बारे में बेसिक तथ्य तो पता होने चाहिए जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों ये सुनिए, जो ये स्लो लॉरिस की प्रजाति है ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में पाई जाती है, और दुनिया की इकलौती प्रजाति ऐसा दुनिया का प्राइमेट है जो विनोमस है, यानी ज़्यादातर आप बंदर वगैरह देखोगे उनकी जो स्पीशीज़ है ज़्यादा जहरीली नहीं होती। ये एक ऐसी स्पीशीज़ उस कैटेगरी में आती है फिलहाल के लिए, लेकिन जहरीली होती है। ये जहर प्रोड्यूस कर सकते हैं दोस्तों, ये इनके अंदर में ताकत है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये जो स्पीशी होती है आर्बोरियल। देखो, कई बार आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आर्बोरियल प्रजातियाँ कौन सी होती हैं। आर्बोरियल वाली वो स्पीशी होती हैं जो पेड़ पे ही रहती हैं। तो ये स्लो लॉरिस भी पेड़ पे रहता है ना, पेड़ पे ही चिपका हुआ हमेशा नजर आएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे मान लो टॉयलेट वगैरह करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये बाकी नीचे उतर के आता है, बाकी पेड़ पे रहता है। ठीक है, बहुत कम ही से पेड़ से उतरते हैं।
और स्लो लॉरिस की दोस्तों यहाँ पे 9 स्पीशीज़ हैं, 9 प्रजातियाँ हैं और सारी की सारी एक ही ग्रुप को बिलोंग करती हैं, यानी कि इन सभी के बीच में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और एक जैसा बिहेवियर होता है सभी के बीच में। ठीक है, अब जो ये 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं स्लो लॉरिस की, इनमें से 9 की 9 प्रजातियों के ये नाम लिखे हैं। हमारे लिए जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, जो चर्चाओं में, वो है बंगाल स्लो लॉरिस। बंगाल स्लो लॉरिस वो है दोस्तों जिसका साइंटिफिक नेम है नाइंटीसेबस बेंगालेंसिस। इसको IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, यानी कि ये प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। इसकी पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है। अगर हमने इसको आज प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाई तो कल ये प्रजाति पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी इसको प्रोटेक्शन दे रखी है, तो इसका शिकार वगैरह नहीं कर सकते, उसके ऊपर हाई पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी। तो ये है यहाँ पर बंगाल स्लो लॉरिस जो इंडिया में पाई जाती है। इसकी रेंज अगर हम देखें तो इंडिया के साथ साथ वियतनाम और चाइना में भी पाया जाता है। इंडिया में कहाँ पे पाई जाती है? इंडिया में ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, और असम के अंदर में जो रिसेंटली ये देखी गई है, असम भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। क्लियर? अब दोस्तों स्लो लॉरिस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ओरेंगुटून को लेकर सवाल पूछा था यूपीएससी ने। तो स्लो लॉरिस साइज में बहुत छोटी होती हैं, नॉकटर्नल होती हैं, रात में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, है ना। इनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल गोल गोल, थोड़ी बड़ी साइज़ की आंखें देखने को मिलेंगी, जैसा बगल में फोटो में दिख रहा होगा, है ना। और ये आंखें इनकी ऐसी बनी है ताकि रात में आराम से चीज़ों को देख सकें, क्योंकि नॉकटर्नल स्पीश है तो रात में जागती है, रात में एक्टिव रहती है। अब ये भी है दोस्तों, इनकी जो बॉडी है ना वो साइज़ में छोटी है, कोई मुंह ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ, लेकिन फर बहुत ज़्यादा होता है बॉडी पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे। फेस के ऊपर कई सारे मार्क्स बने हुए हैं ब्लैक कलर के, आपको ये स्पॉट्स नज़र आएंगे, है ना। ये इनकी पहचान है। एवरेज अगर इनका साइज़ देखें तो 20 से लेकर 37 सेंटीमीटर्स के आसपास, यानी कि 10 से 15 इंच लंबे होते हैं यहाँ पर ये स्लो लॉरिस। पता है इनमें एक स्पेशल चीज़ है, ये वाला पैरा प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूनिक है तो ध्यान रख भी पाओगे। जो स्लो लॉरिस है ना, इनका जो अंडर आर्म है, स्पेशली हाथ में ये वाला हिस्सा आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर इनके पास में एक ग्लैंड प्रेजेंट है, और उस ग्लैंड से क्या होता है, बार बार ऑयल निकलता है। इस वाले हिस्से से इनका जो ऑयल होता है, जो तेल होता है ना, वो निकलता है। और जब इनको किसी दूसरी मान लो प्रजाति से खतरा है, सामने कोई दूसरा जानवर है, उसे खतरा साबित हो रहा है, तो ये करते क्या हैं स्लो लॉरिस, उस ऑयल को एकदम से मतलब चाट लेते हैं, जो वो तेल निकल रहा है इनके हाथ में से, उसको लिक किया, और लिक करने के बाद में जैसे ही वो लिक करते हैं तो उनके मुंह का जो सलाइवा, जो लार होती है, वो उस ऑयल के साथ में मिक्स हुई, और ऑयल और सलाइवा मिक्स होने के बाद में वो एक जहर बन जाता है। तो जो वो जहर, जो विनोम है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो किसी मैमल को मार सकता है आराम से। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये क्या करते हैं, तुरंत अपने इस निकल रहे, रिलीज हो रहे ऑयल को लिक करते हैं, उससे जहर बनाते हैं, देन उसके बाद में अटैक करते हैं। समझ गए? अब ये जो स्लो लॉरिस हैं दोस्तों, ये स्किल्ड हंटर्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से हंटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक स्किल की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा बहुत स्लो मूवमेंट होता है, आराम से यहाँ पर धीरे धीरे करके, बहुत आराम से, शांतिपूर्वक, भनक भी ना लगने दें अपने शिकार को, छोटे मोटे कीड़ों को, इस तरीके से यहाँ पर ये अटैक करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो स्लो लॉरिस की जब बात होती है तो ये मोशनलेस रहते हैं, मतलब ज़्यादा इधर उधर हिल तो डुलता नहीं है, लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रह सकते हैं, स्टैचू की तरह। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला हमारा शॉर्ट न्यूज़ और भी रेलिवेंट है, इसको भी आप GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक कर सकते हैं, और GS पेपर नंबर 1 जोग्राफी से भी लिंक कर सकते हैं। बात हो रही है तीस्ता 5 हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में। रिसेंटली काफ़ी चर्चाओं में था, द हिंदू में भी पब्लिश हुआ था, हमने डिस्कशन नहीं किया था, कोई बात नहीं, चाहे आर्टिकल आगे पीछे हो जाए, कवर सब होगा। आपके सामने ये न्यूज़ है, खबर यह है कि एक लैंडस्लाइड हुई, और उस लैंडस्लाइड की वजह से, सिक्किम में हुई, वैसे सिक्किम में एक डिस्ट्रिक्ट है गैंगटोक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक भूस्खलन हुआ, बड़ा टुकड़ा ऊपर पहाड़ से नीचे गिरा, जिसकी वजह से जो हमारा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, उसकी बिल्डिंग के ऊपर दोस्तों यहाँ पर वो गिरा, उससे बिल्डिंग डैमेज हो गई, 6 घर डैमेज हो गए, है ना। ये सब कुछ कहाँ पर है, तीस्ता जो 5वां हाइड्रो पावर स्टेशन है, स्पेशली वहाँ पे ये हाइड्रो पावर स्टेशन की बात हो रही है, यहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो इस वजह से ये चर्चाओं में है। तो थोड़ा सा बेसिक फैक्ट आपको इस हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो ये 510 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि कहाँ पर है, तीस्ता नदी के ऊपर में लोकेटेड है। तीस्ता नदी आपको पता है सिक्किम से ही बनकर आती है ना, तो उसी नदी पे इस पर्टिकुलर पावर प्रोजेक्ट को बनाया गया है। यह डैम है एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, आपको ये नज़र आएगा। ये प्रोजेक्ट डेवलप और इसकी ओनरशिप ये सब किसके पास में है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के पास में है, अभी जिसके ऊपर लैंडस्लाइड हुआ। अब यहीं पे एक और चीज़ आती है दोस्तों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तीस्ता नदी पर है,
तो तीस्ता नदी के बारे में बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। तीस्ता नदी एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम इसका मतलब समझे तो एक बार मैं आपको इसका रूट दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये नदी है ऊपर यारलुंग सैंगपो। ये यारलुंग सैंगपो कहाँ पर है? चाइना में। जब चाइना में ये नदी बहती है तो उसको यारलुंग सैंगपो बोलते हैं, लेकिन ये भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है। यही नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्रा कहलाती है ना। तो ब्रह्मपुत्रा चाइना में यारलुंग सैंगपो कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी आगे आ रही है, ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट है जो कि मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये कौन सा स्टेट है दोस्तों? ये सिक्किम है, पता है ना, ये सिक्किम हो गया। सिक्किम में से ही यहाँ पर ये नदी बनकर आती है तीस्ता नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नदी तीस्ता नदी आ रही है और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, और वेस्ट बंगाल के बाद में एंटर करने के बाद में सीधा ये देख पाओगे बांग्लादेश का बॉर्डर है, बांग्लादेश में आ जाती है और जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि तीस्ता नदी कौन से नदी की सहायक नदी है या ट्राइब्यूटरी है? तो दोस्तों यहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्राइब्यूटरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमारे 2 राज्यों से निकलती है, सिक्किम से बनकर आती है नदी, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। लोकेशन देखना चाहेंगे तो ये सिक्किम से बनकर आई तीस्ता नदी, बांग्लादेश से होते हुए सीधा बांग्लादेश में एंटर करी, वेस्ट बंगाल से होते हुए एंटर करी बांग्लादेश में, और उसके बाद जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। तो कोर्स इसका हमने देख लिया, रूट हमने इसका देख लिया। अब एक बात और है ध्यान रखने वाली, जैसे हमने ये देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी की भी सहायक नदी है तीस्ता नदी, लेकिन जब ये तीस्ता नदी बहती हुई आती है तो इस तीस्ता नदी में भी छोटी मोटी नदियाँ आके इसमें मिल जाती हैं। तो वो भी कहने का मतलब है तीस्ता नदी की भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, उसकी भी ट्राइब्यूटरीज हैं। तो जैसे तीस्ता नदी की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करते हैं तो उसमें लाचुंगचू है, उसके अलावा चाकुंगचू है, दिकचू, रानीखोला, रांगपोचू, इस तरीके की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करेंगे, सीधे हाथ पे जो आके नदियाँ से मिलती हैं उसमें जेमुचू, रांग्योंगचू एंड रांगेत रिवर हैं। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं जिसको ध्यान में रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक और न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। तो अभी तक जो डिस्कशन था दोस्तों ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड था। अब जो डिस्कशन शुरू हो रहा है ये आपका मेंस ओरिएंटेड है, यानी एक ही वीडियो में प्रीलिम्स मेंस दोनों की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब ये जो आर्टिकल है हमने डाउन टू अर्थ से लिया है, ये बेसिकली आपका यहाँ पर एडिटोरियल भी है, इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से आप डील कर सकते हैं। तो बात हो रही है व्हेन वल्चर्स डाई वी डाई। ये एक एडिटोरियल लिखा गया राइटर के थ्रू। इनका कहना यह है कि जो वल्चर है, जब गिद्ध मर जाएंगे सारे तो हम भी मर जाएंगे। अभी 2-4 मात्रा में बचे हुए हैं, बहुत कम बचे हुए हैं गिद्ध दोस्तों, अगर वो ख़त्म हो गए तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। अब राइटर ने क्यों बोला है ये बात ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा सुनिएगा। वल्चर को हम हिंदी में गिद्ध ही बोलते हैं, और ये न्यूज़ क्यों लिखी गई है, एडिटोरियल क्यों लिखा गया, इसको सुनिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि साल 2000 और 2005 को अगर हम देखें, साल 2000 और 2005 के समय पर लगभग लाखों में ये गिद्ध पाए जाते थे, और अभी के समय पर ये गिद्धों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है गिद्ध दिखाई ही नहीं पड़ते, नॉर्मली आप देख ही नहीं पाओगे कहीं पर इसे। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के आसपास डेथ हो गई है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इंडिया ने 5 लाख डेथ देखी हैं, और इससे जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, बड़ा लॉस हुआ है। इन वल्चर्स, ये 5 लाख वल्चर ख़त्म होने की वजह से आप कह सकते हैं भारत देश को 58,110 करोड़ का नुकसान हुआ है, 58,110 करोड़ रुपए का नुकसान, जो कि सीधा इन वल्चर की मृत्यु से लिंक है। अच्छा, ऐसा कैसे? चलिए वो आपको बताता हूँ। देखिए, जो वल्चर है, ये प्रजाति है, जो ये गिद्ध है, ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमें बीमारी से बचाता है ये गिद्ध, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशी। अच्छा, बीमारी से कैसे बचाता है? अब ज़रा ये सुनिए दोस्तों। यहाँ पे मान लो हमारे देश में आज के समय पर डेयरी के मामले में इंडिया बहुत आगे है। लाइव स्टॉक सेक्टर भारत का बहुत बड़ा है, तो गाय भैंस पालते हैं, दूध का उत्पादन होता है। तो गाय भैंस जब लोग पाल रहे हैं तो कई बार गाय भैंसें बीमार भी पड़ती हैं, शरीर में उनका दर्द हो रहा होता है। तो ज़्यादातर जो पहले दवाई इस्तेमाल की जाती थी वो डिक्लोफेनेक दी जाती थी। डिक्लोफेनेक का नाम आपने सुना होगा। डिक्लोफेनेक बेसिकली एक पेन किलर है जो दर्द को रोकने के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है, तो इंसान भी यूज़ करते हैं डिक्लोफेनेक। तो ये डिक्लोफेनेक दिया जाता था लाइव स्टॉक को, हमारी गाय भैंसों को बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इससे क्या होता था कि कई बार वो गाय भैंस फिर भी नहीं बच पाती थी। अब नहीं बच पाई तो ख़त्म हो गई। अब जब डेड बॉडी उनकी एनवायरनमेंट में डाली जाती थी तो ये गिद्ध यहाँ पे उस डेड बॉडी को खाने आते थे। अब जब वो गिद्ध इस डेड बॉडी को खाते तो जो डिक्लोफेनेक
उस डेड बॉडी के अंदर में पड़ा हुआ है, वही डिक्लोफेनेक गिद्ध यानी वल्चर के पेट में गया। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि वो डिक्लोफेनेक दोस्तों वल्चर के लिए एक मृत्यु साबित हुआ, क्योंकि उस डिक्लोफेनेक से वल्चर का डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गया या खराब हो गया, कुछ चीज़ें बचा नहीं पाए और एट द लास्ट इन वल्चर की मृत्यु हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा लिंक है, समझ गए? तो इस वजह से बोला जाता है जो वल्चर है ना, ये हमारे इंडियन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये एज अ स्कैवेंजर का काम करते हैं, है ना, बीमारियों को रोकने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये कार्केस, ये जो डेड बॉडी है, अगर ऐसी पड़ी रहेगी, इसको वल्चर नहीं खाएंगे, तो इसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया और ऐसी चीज़ें रिलीज़ होंगी और थोड़े समय बाद इसमें से कई सारी बीमारियां रिलीज़ होनी शुरू हो जाएंगी, दूसरे जानवर के अंदर फैलेंगी। तो उस जानवर से हो सकता है इंसान में फैल जाए, हो सकता है नई बीमारी, कोई जूनोटिक डिजीज़ आ जाए, जैसे कोविड था। तो कोविड का कितना हाहाकार मचा पूरे दुनिया भर में, ये पता है हमें। तो ये बोला गया, ये है इंपॉर्टेंस हमारे वल्चर का। एक समय पर भारत में 40 मिलियन वल्चर हुआ करते थे। आप इमेजिन कीजिए 40 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 40 मिलियन वल्चर्स। बट करंट समय पर ये खत्म से हो चुके हैं। आज यही वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, थोड़े बहुत मात्रा में है, जो दिखाई भी नहीं पड़ते। रीज़न था डिक्लोफेनेक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक ऐसी दवाई स्पेशली जो गाय भैंसों को दी जा रही है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो डिक्लोफेनेक की वजह से यहाँ पर ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसकी वजह से यहाँ पर ये वल्चर की प्रजातियाँ खत्म हो गई। मैं आपको बताऊँ, गिद्ध की प्रजातियों की जब बात होती है तो टोटल 23 प्रजातियाँ हैं गिद्ध की पूरे दुनिया में, और इन 23 में से केवल 9 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। तो इन 9 की 9 प्रजातियों को बुरा असर पड़ा है इस डिक्लोफेनेक की वजह से। अब दोस्तों पहले उन 9 प्रजातियों के बारे में बेसिक तथ्य जान लो। ये आपको वो 9 प्रजातियां नजर आएंगी, जिसमें से एक है यहाँ पर ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, फिर है स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इजिप्टियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन ग्रिफॉन वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन, उसका सिनेरस वल्चर एंड बियर्डेड वल्चर। ये कौन कौन से आयुषन स्टेटस है ये आप देख पाओगे। सभी वल्चर ज़्यादातर सब खतरे में ही हैं, है ना। ये आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा में पता चलेगा। यही डेटा मैंने यहाँ पे भी प्रेजेंट कर दिया, आप इसको भी देख पाएंगे, है ना। इसमें से ज़्यादातर जो वल्चर हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, सबसे ज़्यादा खतरे में है। इनकी पॉपुलेशन किसी की 6000, किसी की 1200, किसी की 800 ऐसी बची है, जबकि एक समय पर लाखों के मात्रा में यहाँ पर ये पाई जाती थी। समझ रहे हो इस बात को? तो ये हो गया हमारा वल्चर का रोल। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ठीक है, इतना तो हमने समझा, लेकिन वल्चर की पॉपुलेशन खत्म हो रही है, ये भी हमको दिखाई पड़ रहा है। अगर वल्चर की आबादी लगातार कम हो रही है या ख़त्म हो रही है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग में इकॉनमी से लिंक किया था, तो इकॉनमी पे कैसा असर पड़ेगा ये जानिए। और आपने एक टैग दिया कि वल्चर डाए तो वी डाए, वल्चर खत्म होंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। उसके पीछे का कारण क्या है ये सुनिए दोस्तों। अगर वल्चर नहीं होंगे, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, मान लो एक भी वल्चर नहीं है अगर दुनिया में, तो इससे जो जानवरों की डेड बॉडी है, जंगल में कई सारे जानवर मर जाते हैं और भी कई डेड बॉडीज है वो बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि उनको गिद्ध ही खाते हैं ज़्यादातर। तो होगा क्या दोस्तों, इसकी वजह से डॉग्स, रैट, ऐसी जो डेड बॉडीज़ हैं इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ेगी और इनमें से होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी एनवायरनमेंट के अंदर में इंट्रोड्यूस होती चली जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, इंडिया में ऑलरेडी मतलब जो रेबीज़ की वजह से डेथ हो रही है, 36% से ज़्यादा रेबीज़ की डेथ केवल भारत से जा रही है, पूरे दुनिया में आपको बता रहा हूँ। तो ये सब हो रहा है क्योंकि वल्चर की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। एक स्टडी यहाँ पर यह भी बताती है कि वल्चर की जो डेथ है, इसकी वजह से जो इंसानों की डेथ के अंदर में संख्या है वो बढ़ता चले जा रहा है। एनुअल इंक्रीज जो डेथ है वो 1,04,386 के आसपास हो चुकी है। इतने इंसानों की जान जा रही है हर साल, इतने इंसानों की 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा रही है क्योंकि वल्चर की संख्या कम हो गई है। अब इतने लोगों की जान जाएगी, हर साल लाखों लोगों की जान जाएगी, तो इसकी वजह से हमारी इकॉनमी को झटका लगता है। वो सभी लोग हमारी इकॉनमी के लिए बड़े एसेट थे, बट उन सब की डेथ हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर एनुअली $69.4 बिलियन का लॉस हो रहा है। ये यहाँ पर कुछ डेटा हमारे सामने शेयर किया गया है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि डिक्लोफेनेक को बंद कर दो ना, क्यों रोका हुआ है? अरे डिक्लोफेनेक को बंद तो बहुत पहले कर दिया गया। केंद्र सरकार ने डिक्लोफेनेक का इस्तेमाल 2006 में ही बंद कर दिया था, लेकिन कहोगे तब क्यों नहीं रुकी पॉपुलेशन, उस समय तो ठीक थी। तो रीज़न ये है कि लोग फिर भी इलीगल तरीके से इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से या वो दवाइयाँ डेड बॉडी के अंदर में जो चली जाती हैं वो दवाइयाँ सूट नहीं करती वल्चर को। समझ गए? तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये वल्चर की प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं करंट समय पर, इसमें कई सारी चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, क्योंकि हमने डिक्लोफेनेक को बैन कर दिया 2006 में, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी दवाइयाँ मार्केट में हैं जो टॉक्सिक हैं, जो अगेन जहरीली हैं बहुत ज़्यादा,
वल्चर्स के लिए स्पेशली। इसमें एक है नाइमसुलाइड, दूसरी है फिलोनिक्सिन। वैसे ऐसी दवाइयों की लिस्ट मैंने आपके सामने ये लगा दी है। इन ड्रग नेम में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर एक है मेलोक्सिकैम, देन उसके अलावा यहाँ पर है कैप्रोफेन, फिलोनिक्सिन, ये वो हैं। देखिए ये जैसे मेलोक्सिकैम है ये सेफ़ है, तो ज़्यादातर अगर लोग ये सेफ़ है दवाई तो इसका इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं, वो एक्सपेंसिव पड़ेगी। अब जो यहाँ पर दोस्तों सस्ती मिल रही है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं जहरीली है, जैसे डिक्लोफेनेक एक कन्फर्म टॉक्सिक है, कन्फर्म बेसिस पे बताया गया है कि भाई यहाँ पर ये जहर का काम करेगी वल्चर के लिए। ऐसी यहाँ पर 3 दवाइयाँ हैं इस पर्टिकुलर लाइन में। फिर ऐसी हैं जो प्रोबेबली टॉक्सिक है, फिर टॉक्सिक है, फिर टॉक्सिक है, समझ गए। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है ये हमारे लिए एक कंसर्निंग सिचुएशन है, और इसी को देखते हुए कई सारे कदम उठाए गए हैं जहाँ पे हम वल्चर की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जिसका नाम है सेव। सेव की फुल फॉर्म है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, जहाँ पे हमारा फोकस है कि वल्चर्स की पॉपुलेशन को खत्म होने से बचाना। फिर है एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन, 2020 से लेकर 25 तक का टारगेट है, जहाँ पे हम वल्चर के जितने भी साइट्स हैं जहाँ पे वल्चर पाए जाते हैं उनको हम अच्छे से निगरानी में रखेंगे और वहाँ पे फोकस करेंगे डिक्लोफेनेक का बिल्कुल भी यूज़ ना हो, जिससे यहाँ पर वल्चर की प्रोटेक्शन की जा सके। वैसे वल्चर का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है भारत में, जो मेजर हैबिटेट लॉस हुए हैं वो यहाँ पर राजस्थान में हुए हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे अलग अलग जगह हैं भारत में, रायगढ़ है, जैसलमेर है, कामरूप है, सुरेंद्र नगर है, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। जैसलमेर राजस्थान 2021 में कई सारे जो वल्चर्स हैं वो ख़त्म हुए थे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो वैसे यहाँ पे डिक्लोफेनेक को बोला जा रहा है, इसके पीछे 4 दवा जिम्मेदार हैं। ये आप देख पाएंगे, एक है यहाँ पर डिक्लोफेनेक के अलावा एसिक्लोफेनेक है, फिर नाइमसुलाइड है, देन उसके बाद में कीटोप्रोफेन है। तो इस तरीके की ये दवाइयाँ हैं। आप ये देखिए जैसे कीटोप्रोफेन की बात होती है, ये तो और ख़तरनाक जहर है। अगर ये वल्चर के पेट में पहुँच जाए तो 48 घंटे के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया, समझ गए। तो 2003 में जहाँ 40,000 से ज़्यादा वल्चर्स पाए जाते थे वो 2015 में कम होकर 18,000 के आसपास हो गए, और अभी 2024 में और कम हो गए। क्लियर हो गया। चलिए अब यहीं पे इतनी सारी वल्चर की स्पीशीज़ हैं। जो भारत की खुद की स्पीशी है जो भारत में पाई जाती है उसका नाम है इंडियन वल्चर, ध्यान रखिएगा। इसका साइंटिफिक नेम है जिप्स इंडिकस, ठीक है, जो केवल भारत में पाई जाती, वैसे भारत की नेटिव है। नेटिव मतलब होता है कि भारत में कई जगह पे पाई जाती है, एंडेमिक नहीं है। एंडेमिक का मतलब होता है केवल भारत में पाई जाती है। नेटिव का मतलब हमारे यहाँ पे कई जगह पे पाई जाती है, दूसरे देश में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये पाई जाए, समझ गए। तो ये 2 वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों, अब देखिए एक बार यूपीएससी ने यहाँ से सवाल ही पूछ लिया, इंटरेस्टिंग पॉइंट। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो वल्चर हैं जो कि बहुत कॉमन रहती थी भारत के अंदर में, लेकिन पिछले कुछ समय पर ये इतनी तेजी से खत्म हुई कि आज हमें दिखाई नहीं पड़ती। कारण क्या है इसके पीछे का? तो ऑप्शन नंबर बी इसका कारण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक दवाई यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है कैटल ओनर्स के माध्यम से, गाय भैंस के जो ओनर हैं स्पेशली वो यहाँ पे ऐसी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अपने कैटल्स की बीमारियों को ठीक करते हैं। वो एक कारण बन जाता है वल्चर की मृत्यु का। तो अभी तो हमने ये डिस्कस किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं जहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन जाएगा, मेंस में भी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे द हिंदू का न्यूज़ है। बात ये हो रही है जो आउटपुट है मे बी सिग्निफिकेंट लोअर दिस ईयर। 2024 में जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कॉफ़ी बोर्ड का खुद का कहना है। इस वजह से चर्चाओं में ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी ने 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है कॉफ़ी को लेकर। तो अब की बार कॉफ़ी प्रोडक्शन में एक पॉसिबिलिटी डिक्लाइन, गिरावट नज़र आ रही है, जिस वजह से ये आर्टिकल चर्चाओं में है। तो चर्चाएं मैंने आपको बता दी है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार कारण क्या है, क्यों यहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। कॉफ़ी बोर्ड का कहना यह है भारत में जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता है, केरला में, कर्नाटका में। यहाँ पे पिछले कुछ समय पर भारी बारिश हुई है, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स हुई हैं, और स्पेशली वही रीजन्स में जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। तो इससे क्या हुआ, वो कॉफ़ी की फसलें नष्ट हुई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नष्ट हो गई तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब ज़रा यहीं पर एक बेसिक चीज़ ध्यान रखिए, आखिरकार भारत में जो स्टेटस है कॉफ़ी प्रोडक्शन का वो क्या है, कॉफ़ी का उत्पादन भारत में किस लेवल पर हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है दोस्तों छठा सबसे बड़ा 6th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है और 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है करंट समय पर। दुनिया में जितना भी कॉफ़ी का एक्सपोर्ट होता है उसका 3.14% एक्सपोर्ट हम करते हैं, और 70% कितनी 70% भारत की कॉफ़ी जो प्रोड्यूस होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है, और केवल 30% हम अपने देश में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारे देश में कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पी जाती है
है ना। तो 30% यहाँ पे ध्यान रखिएगा कंज्यूम कर लेते हैं, अपना बाकी 70% एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडिया जाना जाता है हाई क्वालिटी के कॉफ़ी वैराइटीज़ के लिए, हुई कि भारत में जो कॉफ़ी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की मिलती है, जैसे इथियोपिया वगैरह के अंदर मिलती है। तो 2023-24 का अगर हम पर्टिकुलर ईयर देखें तो इसमें 3.6 मैट्रिक टन्स के आसपास हमने ग्रीन कॉफ़ी भी प्रोड्यूस की है। इंडिया में जो कॉफ़ी की वैरायटी पाई जाती है इसमें दो वैरायटी हैं, एक है अरेबिका और दूसरी है रोबुस्टा। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब बात करते हैं अरेबिका की, तो अरेबिका ऊंचाई वाले जो रीजन है, जो पहाड़ी इलाके हैं स्पेशली, वहाँ पे ग्रो की जाती है। इसमें खुशबू वगैरह अच्छी होती है, मार्केट वैल्यू भी इसकी ज़्यादा होती है, थोड़ी महंगी होती है। फिर रोबुस्टा की जब बात होती है तो रोबुस्टा जानी जाती है अपनी स्ट्रेंथ के लिए, है ना। रोबुस्टा में थोड़ा कैफीन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो एकदम से यहाँ पर आपको एक्टिव कर देती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने ये देखा कॉफ़ी का प्रोडक्शन भारत में कम हो रहा है इस साल, तो इससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। तो सवाल यह है कि कारण क्या है। कारण मैं आपको बता चुका हूँ, अप्रैल मई के महीने में आपकी बार सूखा पड़ा, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से बारिश ज़्यादा हो गई यहाँ पे कई सारे रीजन में, लैंडस्लाइड हो गया वायनाड वाले रीजन में, केरला में वायनाड वाले रीजन में हो गया दोस्तों, जहाँ पे ऑलरेडी ये वो कॉफ़ी बेल्ट कहलाता है। तो इससे यहाँ पे 15 से 20% आपकी बार झटका लगा है कॉफ़ी इंडस्ट्री को, समझ गए। अब कॉफ़ी प्रोडक्शन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे प्रीलिम्स में, मेंस में, इवन इंटरव्यू तक में पूछे जा सकते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कॉफ़ी भारत में सबसे पहली बार लेकर आई गई थी 17वीं सेंचुरी के समय पर। जो डच थे वो यहाँ पे कॉफ़ी को भारत में लेकर आते हैं, लेकिन कॉफ़ी केवल इंट्रोड्यूस हुई है अभी तक, इसका फैलावा या इसकी जो ग्रोथ है वो ब्रिटिशर्स ने की, समझ गए। इसको यहाँ पर सभी तरीके से ग्रो किया और आज के समय पर कॉफ़ी इंडस्ट्री काफ़ी फ्लोरिश कर रही है इंडिया में। इंडिया में जो कॉफ़ी पाई जाती है दोस्तों, इसको हम एक शेड में, छाँव में यहाँ पे उगाते हैं, स्पेशली वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कॉफ़ी एक अच्छी चीज़ है अगर आप उसको लिमिट में या सही तरीके से कंज्यूम करते हैं। पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे तो मैं नहीं मानता यहाँ पे वो आपके लिए बढ़िया काम करेगी। कई बार क्या होता है हम चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो नहीं करना है। कॉफ़ी एक आपको एनर्जी बूस्ट करने का काम करती है डेफिनेटली, लेकिन शुगर वाली नहीं, ब्लैक कॉफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। केवल पानी गर्म किया, कॉफ़ी डाली, उसको घोल लो, पी लो। वो मैं भी कंज्यूम कर रहा हूँ लंबे समय से, तो इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है, मेमोरी पावर भी इंप्रूव होती है, एज रिलेटेड जो डिजीज़ हैं दोस्तों वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आते हैं, समझ गए। तो ब्रेन के ऊपर काफ़ी हेल्दी इफेक्ट डालता है। लेकिन अगर आप उसको लिमिट में सही तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं तो ज़्यादा कंजम्पशन आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि कैफीन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, आप कॉफ़ी के प्रति एडिक्टिव हो सकते हैं। फिर हमेशा आप जब भी थोड़ा काम होगा पुश करने के लिए आप जाएंगे कॉफ़ी पर ही, तो वो डिपेंडेंसी हो गई ना। फिर वो किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी बॉडी में सही नहीं है। फिर उसके बाद आती है यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस की। कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होते हैं कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए। देखिए, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म चाहिए होता है, उस टेम्परेचर में नमी होनी चाहिए, 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो, बारिश थोड़ी सी 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास हो। तो ऐसी बारिश और ऐसी नमी के बेसिस पे कॉफ़ी बढ़िया ग्रो हो सकती है। तो सूखा वेदर भी ज़रूरी होता है जब यहाँ पे कॉफ़ी को पकाना होता है अच्छे से, तो है ना। और ध्यान रखिए कुछ ऐसी मिट्टियाँ जिसमें आयरन, कैल्शियम जैसी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो ऐसी सॉइल बेस्ट मानी जाती है कॉफ़ी को कल्टीवेट करने के लिए। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी, चाहो तो इसको सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी करना है आप इसका बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बात यह है, भारत में मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन कौन से हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, तो वेस्टर्न घाट्स में, स्पेशली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में। फिर कर्नाटका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ध्यान रखिएगा। फिर केरला दूसरे नंबर पर आता है। इवन हमारे देश में जितना भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसका 70% कॉफ़ी का प्रोडक्शन केवल कर्नाटका से आता है और बाकी 23% का कंट्रीब्यूशन केरला देता है। कॉफ़ी का कल्टीवेशन दोस्तों हमारे नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में तेज़ी से एक्सपैंड हुआ है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ज़्यादातर कॉफ़ी करंट समय पर प्रोड्यूस की जा रही है। तो ये भी यहाँ पर हमको एक इम्पैक्ट नज़र आता है, ठीक है। तो ये बात, अब यहाँ पे ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना, अब ये सभी जानकारी किसने दी है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने दी है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो भारत में पूरे कॉफ़ी इंडस्ट्री को मैनेज करने का काम करती है। देखिए, कॉफ़ी बोर्ड एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक कानून के माध्यम से ताकत मिलती है, उसका नाम है कॉफ़ी एक्ट 1942। तो जो कॉफ़ी बोर्ड है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कंट्रोल में काम करता है, ध्यान रखिए। इस कॉफ़ी बोर्ड के अंदर में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन है, बाकी यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो इस कॉफ़ी बोर्ड का मेनली फोकस किस चीज़ के ऊपर में, जो हमारा रिसर्च, एक्सटेंशन, डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस, यानी कॉफ़ी इंडस्ट्री को प्रमोट करना, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ये हमारा मेन पर्पज़ है। अब देखिए यूपीएससी ने यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा साल 2008 में। यूपीएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आएगा आर्टिकल का महत्व है। क्वेश्चन यही था, एक तरफ आपको लिस्ट 1 दी गई और तरफ लिस्ट 2। एक तरफ आपको अलग अलग हमारे इंडस्ट्री के बोर्ड के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके हेडक्वार्टर। आपसे पूछा गया है कि भैया बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जैसे हमने अभी देखा कि कॉफ़ी बोर्ड फंक्शन करता है बैंगलोर से, तो पहला यही है, कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका सही मैच हुआ है बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। दूसरा, रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा कोतयम में। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा कोलकाता के अंदर में। फिर टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बच्चा गुंतुर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस बेसिस पर अगर आप देख पाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1342 आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं, इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पे। आज के मैं 2 आर्टिकल रोक के चल रहा हूँ, वो मैं कल डिस्कस करूँगा आपके साथ में, ठीक है। वीडियो लेंथी होने की वजह से, लेट होने की वजह से, यार मैं टाइम बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसा कंटेंट रेडी करने में ऑब्वियसली समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं, कोई बात नहीं, बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये, है ना। तो यहाँ पे वर्ड ऑफ द डे है जिसका नाम है न्यू फैंगल्ड। न्यू फैंगल्ड वर्ड है जिसका यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है। इसका मतलब होता है, ये बेसिकली यहाँ पर ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है जो कि रिसेंटली हाल ही में इन्वेंट की गई हो, हाल ही में यहाँ पर डेवलप की गई हो, हाल ही में बनाई गई हो, हाल ही में आविष्कार हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर न्यू फैंगल्ड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इस वर्ड का यूज़ करके नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाइए, तभी आपकी वोकैब इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। बाकी यूपीएससी का प्रैक्टिस क्वेश्चन ये था तीस्ता नदी को लेकर। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोलता है तीस्ता नदी ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्रा ग्लेशियर से। कोई चांस ही नहीं है। आपको पता है तीस्ता नदी ओरिजिनेट होती है सिक्किम के अंदर में, ठीक है। तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सिक्किम के अंदर में, नॉर्थ सिक्किम में एक लेक है सो लामो लेक, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और जो ग्लेशियर है वो है फाउंड्री ग्लेशियर, ना कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा ग्लेशियर। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी आप एक लॉजिक लगा सकते हैं चाइना से आ रही है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर जाती है, जबकि तीस्ता नदी सिक्किम से आ रही है, पढ़ाया था अभी। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो तीस्ता नदी है ये असम और मेघालय से बहती हुई है और उसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश में जाके एंटर कर जाती है। अच्छा, ये क्या सही बात है, गलत बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो तीस्ता नदी है असम और मेघालय का कोई चक्कर ही नहीं है यार। ये कहाँ से आती है, सिक्किम से आती है, वेस्ट बंगाल से होते हुए सीधा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, अभी पढ़ा था। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी नीदर 1 एंड नर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि तीस्ता नदी जो फ्लो होती है वो इंडियन स्टेट यहाँ पे हमारे सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। नाउ इसी के साथ में करते हैं दोस्तों हम अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। कैसा लगा लेक्चर नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आपने कुछ ओपिनियन देने हो, कुछ एडिशन करना हो, कुछ हटाना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप उसको मेंशन करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।